हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बेंच पढ़ाई में। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपना चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। भाई फाइनेंस को कैसे मैनेज किया जाए। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाला ऐसा कुछ कंसेप्ट इसमें है नहीं, बहुत इजी है चैप्टर, अच्छे से समझेंगे और एक ही वीडियो में अपना काम जो है वो फिनिश भी हो जाएगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो और ये नोट्स चाहिए आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। दोनों इंस्टा और टेली की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, शुरू करें अपना चैप्टर। अच्छा, तो देखो भाई, कोई भी काम हो लाइफ में वो किससे चलता है? पैसे से चलता है ना। अगर कोई कंपनी, अब बिजनेस की हम बिजनेस का चैप्टर पढ़ रहे हैं, मतलब बिजनेस स्टडीज का, तो बिजनेस भी तो तभी स्टार्ट होगा या फिर बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज तभी तो एकम्प्लिश हो पाएंगी ना, जब हमारे पास फाइनेंस होगा, पैसा होगा। अब वो पैसा लाए कहाँ से? अगर किसी के पास बहुत सारा है तो वेल एंड गुड, वो तो कर सकता है, बट अगर किसी के पास थोड़ा है और वो और ज्यादा उसे डे टू डे एक्टिविटीज में पैसे की जरूरत है, तो कहाँ से लेके आएगा वो पैसा? ठीक है, तो वही सब चीजें हम इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को विद अ बेसिक इंट्रोडक्शन। देखो क्या होता है बिजनेस फाइनेंस का, क्या मतलब होता है? कुछ भी, मतलब कोई भी पैसा या फिर कोई ऐसा फंड जो कि बिजनेस के पास है ताकि वो अपने ऑपरेशंस को, यानी कि अपनी एक्टिविटीज को वो कैरी ऑन कर सके, उसको हम फाइनेंस कहते हैं। फाइनेंस मतलब पैसा जो कि हेल्प करता है बिजनेस को एक्टिविटीज करने में, डे टू डे एक्टिविटीज करने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के सर्वाइवल के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, ताकि वो प्रोडक्शन की एक्टिविटीज कर सके, जो वो प्रोड्यूस करे प्रोडक्ट उसको डिस्ट्रीब्यूट करा सके और जो उसके डेली के खर्चे है वो भी उस पैसे से वो कर सके, है ना। उसमें क्या होता है, उस पैसे की वजह से हम फिक्स्ड एसेट्स बाय कर सकते हैं, मतलब बिजनेस की। अब फिक्स्ड एसेट क्या हो सकता है? जैसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, यानी कि टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स भी, जैसे टेक्नोलॉजी वगैरह, इन सब चीजों को बाय कर सकते हैं। रॉ मटेरियल को खरीद सकते हैं और जो वर्किंग कैपिटल है उसको भी मेंटेन कर सकते हैं। अब ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है भाई, ये क्या करता है? फाइनेंस तो हमने पढ़ लिया, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? ये इसके अंदर बिजनेस की वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जिसमें हम पैसे को कहीं से लेकर आते हैं और उस पैसे को हम कहीं ना कहीं यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, ताकि हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल नीड्स है और जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल हो पाए। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबसे पहले तो पैसे को कहीं से लाना, उसके बाद उसको अलग अलग जगह पर यूज करना, यूटिलाइजेशन करना, ताकि बिजनेस का जो काम है वो चलता रहे, उसको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या रोल्स हैं, है ना। एक तो सबसे पहला ये कि जितना भी पैसा हमने कहीं ना कहीं से लिया है उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करना, मतलब कम से कम हम लोन ले, ज्यादा लोन लेने की हमें जरूरत ना पड़े, और जितना लोन ले रहे हैं हम या फिर कहीं से भी फंड्स लेके आ रहे हैं उसको हम किसी ऐसी जगह से यूटिलाइज करें ताकि हमें दुगना प्रॉफिट हो, ताकि वो हमें आता भी जाए और जिसका हमने लिया है उसको हमने दिया भी है और प्रॉफिट भी हमें हो जाए। रिस्क जो है अंडर कंट्रोल, अब पैसा है तो मतलब रिस्क भी बहुत कम है हमारे पास। और अचीव इफेक्टिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड, उसके बाद हम जो फंड्स हमने लिए हैं उसको बहुत अच्छे से एम्प्लॉय करें, उसको बहुत अच्छे से यूज मिले, है ना। और हम ये देखें कि हमारे पास सफिशिएंट फंड होने चाहिए ताकि अगर मतलब कुछ भी आ जाए, इमरजेंसी आ जाए, तो हम उस फंड को अच्छे से यूज कर पाए। ओके, अब हम बात करेंगे कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखो, सबसे पहला इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, ताकि भाई पैसे क्यों चाहिए होते हैं? पैसा लगा के उसके बाद हमें कहीं से रिटर्न आए, प्रॉफिट आए, है ना। और उससे क्या होगा? प्रॉफिट आएगा तो जो ओनर है कंपनी के, उनकी जो वेल्थ है, उनकी जो इनकम है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसको हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट कहते हैं। मतलब आज हमने उधार पे पैसा लिया, उस पैसे को हमने कहीं और लगा दिया, कहीं पे भी XYZ, ठीक है, उससे हमें प्रॉफिट आने लग गया। तो जैसे मान लो मैंने कहीं से 1 करोड़ रुपया बैंक के थ्रू लिया या फिर किसी और के थ्रू, मेरे पास 1 करोड़ रुपया आ गया, मैंने उससे कहीं पर जमीन खरीद ली, उसको बना दिया और उसको रेंट पर चढ़ा दिया लोन लेके। ठीक है, उसके बाद जो मेरे को रेंट आए जा रहा है, मैं उससे लोन भी भर रही हूँ और साथ के साथ मुझे प्रॉफिट भी हो रहा है। लॉन्ग रन में मेरी जो वेल्थ है, मेरी जो इनकम है वो बढ़ रही है ना। अब जो कंपनी है उसके ओनर्स कौन से होते हैं? बेसिकली ये कंपनी कहाँ से फंड्स लेके आती है, कहाँ से वो लोन लेते हैं? पब्लिक से, मतलब मोस्टली तो शेयर्स की फॉर्म में लेती है ना। तो शेयर्स अगर कोई इंसान ले रहा है किसी कंपनी के, तो ऑटोमेटिकली उस कंपनी का ओनर बन जाता है ना। अब यहाँ पर वेल्थ का क्या मतलब है कि ओनर की जो वेल्थ है, ओनर की जो कमाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब ओनर की जो कमाई है वो कैसे बढ़ती है? जैसे उसका मार्केट प्राइस जो है शेयर्स का, उससे हमें पता चल जाता है कि ओनर की जो वेल्थ है वो बढ़ रही है या
फिर घट रही है ना। अब मार्केट प्राइस, अब आपने देखा होगा शेयर्स का जो प्राइस है वो ऊपर नीचे होता रहता है। वो क्यों ऊपर नीचे होता है? बेसिकली उसके तीन कारण होते हैं या फिर तीन फाइनेंशियल डिसीजन की वजह से वो शेयर्स का जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन, नेक्स्ट फाइनेंसिंग डिसीजन, और अगला है डिविडेंड डिसीजन। ये तीन डिसीजन हमें पढ़ने हैं और इन तीन डिसीजन, इन तीन फाइनेंशियल डिसीजन के थ्रू ही जो मार्केट प्राइस है शेयर्स का वो फ्लक्चुएट होता रहता है। और यहाँ पर ओनर की जो वेल्थ है वो कैसे पता लगा सकते हैं? जैसे विप्रो के मालिक की अगर हमें वेल्थ देखने की उसकी बढ़ रही है या फिर उनकी बढ़ रही है या फिर घट रही है, तो हम देख सकते हैं उनकी कंपनी का जो शेयर है उसका मार्केट प्राइस कैसा जा रहा है। और शेयर का जो मार्केट प्राइस है वो किस चीज से लिंक है? इन तीन डिसीजन से, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं आगे क्या क्या लिखा हुआ है। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर विल इंक्रीज, अगर मार्केट प्राइस जो है शेयर का वो इंक्रीज होगा, उसका क्या मतलब है? इफ बेनिफिट फ्रॉम डिसीजन आर ग्रेटर देन द कॉस्ट इन्वॉल्व, मतलब आपके जो भी प्रोडक्ट है XYZ उसके अंदर जो लागत लगी है, जैसे मान लो ये प्रोडक्ट है मेरा, ये पेंसिल, इसके अंदर मेरी लागत लगी है 10 रुपए की, और मैंने जो ये डिसीजन है ये बहुत अच्छे लिए हैं, ये जो तीन डिसीजन है ये अच्छे लिए हैं। इन तीनों डिसीजन अच्छे लेने की वजह से मेरे को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, और मेरे को प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, फिर मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहे हैं, उसकी वजह से मेरे जो मार्केट प्राइस है शेयर का उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब मेरी जो इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। एक फर्म का गोल, एक कंपनी का गोल यही होना चाहिए कि वो लंबे टाइम में अपनी जो ओनर की वेल्थ है या फिर शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा सके। जैसे मान लो मैं किसी कंपनी के शेयर्स ले रही हूँ तो मैं भी तो यही चाहूंगी ना कि फ्यूचर में मेरी जो वेल्थ है वो ज़्यादा बढ़ जाए। सो लॉन्ग रन में हमारी जो शेयर्स होल्डर की वेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स इज एन इंडिकेटर ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द फर्म, अगर शेयर्स का प्राइस बढ़ रहा है तो ये पता चल जाता है कि फर्म की हेल्थ कैसी है, फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, वो डूब रही है, वो बढ़ रही है, इस तरीके से। और अनदर ऑब्जेक्टिव दैट हेल्प अ फर्म अचीव द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आर, और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं वो देख लेते हैं। एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड एट द रीजनेबल कॉस्ट, की मतलब कम कॉस्ट पे या फिर बढ़िया अफोर्डेबल कॉस्ट पे फंड्स जो है अवेलेबल हो जाए, और जो हम फंड्स ले रहे हैं शेयर्स की फॉर्म में, डिबेंचर्स की फॉर्म में, लोन की फॉर्म में, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर सके, यूटिलाइज कर सके, और साथ ही साथ हम एक रिजर्व भी रखें। रिजर्व यानी कि हम थोड़ा बहुत पैसा एक ऐसे कोने में लगा के रखते हैं कि हमें कभी भी अगर जरूरत आती है तो हम उस रिजर्व को, सेफ वाले पैसे को यूज कर ले, है ना। मेंटेन लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी, अब क्या होता है लिक्विडिटी? मतलब कि जितनी जल्दी कैश में कोई चीज कन्वर्ट हो जाए उसको हम लिक्विडिटी कहते हैं। लिक्विडिटी इन द सेंस, जैसे शेयर्स है, आपने किसी कंपनी के शेयर्स ले लिया, अब आप कल को बेचोगे तो किस में बदल जाएंगे? कैश में बदल जाएंगे। गोल्ड है, गोल्ड के बदले आपको क्या मिल जाएगा? फटाफट से कैश मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे अभी हमने क्या पढ़े? ये पढ़े हमने कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो शेयर होल्डर्स हैं यानी कि कंपनी के जो ओनर्स हैं उनकी वेल्थ जो है वो बढ़ाना, है ना। और ओनर्स यानी कि शेयर होल्डर्स, ठीक है। और वो कैसे बढ़ेंगी? अगर उनका मतलब कंपनी के जो शेयर है उसका प्राइस बढ़ जाता है तो जो ओनर है कंपनी के यानी कि शेयर होल्डर्स, उनकी भी वेल्थ बढ़ जाएगी। अब ये जो प्राइस है शेयर्स का वो बढ़ता रहता है इन तीन डिसीजन के वजह से। अगर मतलब प्राइस का जो रेट है, मतलब शेयर्स का जो रेट है वो बढ़ रहा है, इसका मतलब फाइनेंशियल हेल्थ काफ़ी अच्छी हो रही है फर्म की। और दूसरा ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता ही दिया। तो अब हम धीरे धीरे करके एक एक करके डिसीजन से चलते हैं कि क्या क्या डिसीजन का मतलब है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल डिसीजन, है ना। फाइनेंशियल डिसीजन यहाँ पे क्या होता है? अब एक कंपनी को तीन फाइनेंशियल डिसीजन बनाने पड़ते हैं, ठीक है। इज रिक्वायर्ड टू टेक थ्री मेन फाइनेंशियल डिसीजन। सबसे पहला होता है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कौन सा होता है भाई? सबसे पहला होता है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे जो रिसोर्सेज होते हैं, जो साधन होते हैं, हम उसको अलग अलग जगह पर लगा देते हैं। जैसे कि मान लो दूध है, दूध को हम दही भी बना सकते हैं, पनीर भी बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं दूध की, ठीक है। तो रिसोर्सेज कम है बट हम उसको अलग अलग जगह पर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सिमिलरली एक फर्म को ये चूज करना पड़ेगा कि अगर उसे आगे जाके बहुत अच्छे प्रॉफिट कमाने हैं तो उसे कहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कहाँ पर पैसा लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो मेरे पास अभी पैसे हैं,
मैं उसको इन्वेस्ट कर देती हूँ किसी बिल्डिंग को बनाने में, कल को मैं उसे रेंट पे दे रही हूँ तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। तो एक फर्म को ये चूज करना पड़ेगा कि उसे कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है। अब आगे देखो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है। ये एक ऐसा डिसीजन होता है कि एक जो फर्म के पास जितना भी पैसा है वो अलग अलग एसेट्स में, एसेट्स यानी कि टैंजिबल या फिर इनटैंजिबल एसेट्स में वो इन्वेस्ट हो रखा है, ताकि हमें जो है आगे चल के काफी अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स आ सके, है ना। अब इन्वेस्टमेंट फंक्शन के दो मेन कंपोनेंट है, एक तो वर्किंग कैपिटल, ये होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और एक होता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ये होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, है ना। ये इसके दो कंपोनेंट है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है कि जैसे रॉ मटेरियल लेके आना, ये जो वर्किंग होती है बिजनेस की उसको चलाते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगा कि रॉ मटेरियल में पैसा लगा दिया, उसका प्रोडक्ट बन गया तो उसको बेच दिया, फिर हमें प्रॉफिट आ गया, तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसके बदले में हमें प्रॉफिट आ रहा है। और कैपिटल बजटिंग डिसीजन में क्या आता है कि हम किसी ऐसी जगह पर पैसा लगा दें, जैसे किसी बिल्डिंग को लेने में, कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदने में, जिसमें हमें लॉन्ग टर्म में पैसा आ जाए, तो ये होते हैं, है ना। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से कैपिटल डिसीजन या फिर कैपिटल बजटिंग डिसीजन को इफेक्ट पहुंचता है। अब ये देखो, ध्यान से सुनना इसे, ठीक है। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। अब पहला फैक्टर है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, अ सीरीज ऑफ कैश रिसीप्ट एंड पेमेंट over the life of an investment proposal should be considered and analyzed for the selecting the best proposal। अब सबसे पहले मान लो हमने कोई चीज सोच ली कि हमें ये चीज खरीदनी है, ठीक है। जैसे मान लो हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है या फिर कोई कंपनी ही एक्वायर करनी है। उस कंपनी को एक्वायर करने से पहले उस कंपनी के हमें सबसे पहले कैश रिसीप्ट देख लेने चाहिए कि उस कंपनी में डेली डेली कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है, कितना कैश इनफ्लो हो रहा है। उसके बेसिस पे अगर हमें पता चल जाए कि कंपनी जो है प्रॉफिट में है, ज्यादा लॉस में है, ज्यादा ज्यादा पैसे लग रहे हैं, क्या मतलब फाइनेंशियल पूरी की पूरी हेल्थ निकल आएगी उस कंपनी की। अगर हम उसको एनालाइज कर लेंगे तब जाके हम बेस्ट प्रपोजल निकाल लेंगे कि हाँ भाई हमें यहाँ पर इन्वेस्ट करना है कैश रिसीप्ट्स को देख के, ठीक है। अगला देखो, रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम ईच प्रपोजल एंड रिस्क इन्वॉल्व इन देन शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। उसके बाद जैसे मान लो हमारे पास चार चीजें, चार ऑप्शन है, एक दो तीन चार, हम इन चारों ऑप्शन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना है जिसमें हम इन्वेस्ट कर पाए ताकि हमें हायर प्रॉफिट हो। एक तो ये कि हमें कैश रिसिप्ट देखनी है उस पर्टिकुलर चीज की जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई उसके अंदर कितना रिस्क है उस प्रपोजल के अंदर और कितना उसके अंदर प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, हाँ कितना हमें रिटर्न मिल रहा है, कितना रिस्क हो रहा है, तो उस चीज को देख के भी हम बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं कि हमें कहाँ पे किस ऑप्शन में इन्वेस्ट करना है। अगला देखो, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। अब बहुत सारे जितने भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है हम उसको कैसे इवेलुएट कर सकते हैं, कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स पे। अब कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स में क्या क्या आता है, इंटरेस्ट रेट, कैश फ्लो, रेट ऑफ रिटर्न, कि भाई अगर हम इस प्रपोजल में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें कितना प्रॉफिट आएगा, इस चीज के मतलब जो जो प्रपोजल है उसके कितने कैश फ्लो है, कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है, कितना इनफ्लो हो रहा है, उसका क्या इंटरेस्ट रेट होगा, कितना उसमें अमाउंट लगाना है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व आ गया, है ना। अब और देखो, नाउ द फाइनेंसिंग डिसीजन। अब आप बोलोगे ऊपर भी फाइनेंसिंग यहाँ पर भी, वो फाइनेंशियल डिसीजन है, फाइनेंशियल डिसीजन का सेकंड फाइनेंसिंग डिसीजन है ना। अब ये डिसीजन किस रिगार्डिंग होता है, फाइनेंस के रिगार्डिंग और कॉम्पोजिशन ऑफ फंड्स फ्रॉम द वेरियस लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज। कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं, डिसीजन वेदर और नॉट टू यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओनरशिप और बोरोड फंड। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, बेसिकली आपको ओनर्स फंड क्या होते हैं, जो ओनर अपनी कैपिटल लगाता है एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, उसको आप ओनर्स फंड बोलते हो। और आप दूसरे बोरोड फंड बोलते हो। बोरोड फंड क्या होता है, जो आपने कहीं और से उधार पे लिए होते हैं, जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह, ठीक है। तो अब यहाँ पर फाइनेंसिंग डिसीजन में हम कौन सा डिसीजन लेते हैं कि भाई जो हमने हमारे ओनर्स फंड है या फिर बोरोड फंड है, उनका हम कॉम्बिनेशन यूज करें कि थोड़ी बहुत ओनर्स में से या फिर थोड़े बहुत बोरोड में से, ऐसे ऐसे यूज करें। और मतलब कितने तो पैसा हमें ओनर्स फंड में से लेना है और कितना बोरोड फंड में से, उसका कितना रेशियो, मतलब कितना ओनर कितना बोर्ड फंड और कैसा उसको कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ताकि हम जो है लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे से अपना हिसाब किताब चला सके, उसको हम फाइनेंशियल डिसीजन बोलते हैं, ठीक है।
बेसिकली इसमें कौन सा डिसीजन आता है, कॉम्पोजिशन ऑफ द फंड, कि कितने कितने कॉम्पोजिशन में, दोनों ओनर भी और बोर्ड भी कितने कॉम्पोजिशन में हमें यूज करने हैं, है ना। अब यहाँ पर फर्म नीड्स जुडिशियस मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट। इक्विटी क्या होती है, जो ओनर फंड वाली होती है, और डेब्ट मतलब कि जो हमने उधार पे लिया होता है, यानी कि बोरोड फंड, ठीक है। तो अब फर्म को बहुत अच्छे से इक्विटी और डेब्ट को मिक्स करना होता है, और तब जाके पैसा यूज करना होता है ना। डेब्ट जो होता है उसके अंदर फाइनेंशियल रिस्क है। ऑब्वियसली आप कहीं से उधार पे लोगे तो उसमें रिस्क तो पाएगा ही पाएगा, कि हमें कितना इंटरेस्ट, कितना ब्याज देना है जिनसे अपने पैसे लिए हैं, है ना। और उसका हम प्रिंसिपल अमाउंट तो हमें देना ही देना है, साथ के साथ ब्याज भी देना है ना। शेयर होल्डर्स फंड इन्वॉल्व नो फिक्स्ड कमिटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ रिटर्न और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। जो शेयर होल्डर के फंड्स होते हैं, मतलब जो शेयर होल्डर्स ने फंड दिए हैं कंपनी को अपने, उसमें कहीं पे भी कंपनी ये क्लेम नहीं करती, या फिर ये फिक्स्ड कमिटमेंट नहीं करती कि हम आपको डिविडेंड देंगे ही देंगे, या फिर आपने जितना पैसा लगाया है हम उससे आपको डबल करके देंगे, ट्रिपल करके देंगे, ट्रिपल करके देंगे, या फिर 0.5% डबल करके देंगे। वो आप अपने रिस्क पे कर रहे हो, है ना। ओनर्स फंड और जो बोरोड फंड होते हैं, या फिर इक्विटी जो बोरोड फंड होते हैं, दे कैन बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स सच एज। अब वो उन दोनों को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, कि ओनर फंड में हमें डिविडेंड देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, बोरोड फंड में देना पड़ेगा, हाँ देना पड़ेगा, है ना। और क्या हमें जो जितना पैसा लोगों ने लगाया है उतना ही पैसा रिपे करना है, मतलब कि अगर मेरी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो 550 का मैं एक शेयर बेच रही हूँ, तो किसी ने मेरा 550 का शेयर ले लिया मेरी कंपनी का, तो क्या मैं उसको रिटर्न में 550 ही दूंगी? ऐसा मैं कभी कमिट नहीं करती। वो तो ओनर अपने, मतलब शेयर होल्डर अपने रिस्क पे शेयर्स खरीद रहा है ना। टैक्स, अगर मैंने डिविडेंड दे दिया तो फिर मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा किसी टाइप के डिविडेंड में। रिस्क और फ्लोटेशन कॉस्ट, तो इनकी वजह से हम ओनर फंड और डेब्ट फंड में कंपैरिजन कर सकते हैं, और फिर जो फंड हमें लेना होगा हम उसको यूज कर लेंगे। अब फाइनेंसिंग डिसीजन के कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, सबसे पहले तो कॉस्ट। देखो, आप जो है पैसा अलग अलग जगह से यूज कर सकते हो, अलग अलग जगह से अरेंज कर सकते हो। मान लो, एक बार इस मोटरसाइकिल को जाने देते हैं। अब मोटरसाइकिल के बाद आ गई है स्कूटी। ओके, अब चले गए, अब स्टार्ट करते हैं। सो कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट बेसिकली आप अलग अलग जगह से शेयर्स को, डिबेंचर्स को, या फिर अलग अलग जगह से पैसा लेके आते हो, ठीक है। तो आप उस जगह से लेके आओ जहां पर आपको सबसे सस्ते में लोन मिल रहा है, चाहे वो शेयर्स में मिल रहा है, पब्लिक डिपॉजिट में मिल रहा है, डिबेंचर्स में मिल रहा है, लोन में मिल रहा है, जहां पर सबसे सस्ता सोर्स आपको मिल जाए वो ही आपको चुनना चाहिए, कि भाई यहाँ से पैसा उठाना है, ठीक है। रिस्क, जिसके अंदर सबसे कम रिस्क हो उस चीज को, उस सोर्स ऑफ फाइनेंस को चुनो। जैसे आप कभी भी उधारी पे पैसा लेते हो, यानी कि बोरोड फंड लेते हो, तो उसमें ज्यादा रिस्क है, और ओनर फंड में तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं है ना। और इसमें क्या होता है, हाँ बस इसमें रिस्क है, तो बोरोड फंड लोगे तो ज्यादा रिस्क है, और कोशिश करो अगर ओनर फंड अच्छे हैं आपकी कंपनी के तो आप उसी को यूज करो। फ्लोटेशन कॉस्ट, अब फ्लोटेशन क्या होता है, कॉस्ट इन्वॉल्व इन इशूइंग सिक्योरिटी सच एज। अब जैसे कुछ कॉस्ट होती है, जैसे ब्रोकर, आप जब शेयर्स बांटते हो मार्केट में तो ब्रोकर्स को भी हायर करते हो, तो ब्रोकर का कमीशन, अगर ब्रोकर्स आपकी कंपनी के शेयर्स बिकवाने में हेल्प करे तो आप ब्रोकर को भी तो कमीशन दोगे, तो ब्रोकर कमीशन की जो कॉस्ट होती है। अंडर राइटर की जो फीस होती है, अंडर राइटर मैंने आपको पहले ही बताए थे, है ना। अगर कोई भी कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदता है तो अंडर राइटर्स खरीद लेते हैं ना। अंडर राइटर की फीस, उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन प्रोस्पेक्टस की, प्रोस्पेक्टस छपवाने में कितने ज्यादा पैसे लग रहे हैं वो सारे, इन सभी कॉस्ट को हम फ्लोटेशन कहते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। तो यानी कि अगर आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी तो ये उस बहुत कम, बहुत लेस अट्रैक्टिव आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस बनेगा, ठीक है। तो कोशिश ये करना कि कोई ऐसा सोर्स चुनो जहां पर आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो बहुत कम लगे, है ना। कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द बिजनेस, अब यहाँ पर देखो, अगर आपकी कंपनी का कैश फ्लो, की आपका इन आउटफ्लो कम होता है और इनफ्लो ज्यादा अच्छा आ रहा है कैश का, तो यानी कि आपकी फाइनेंस जो पोजीशन है कंपनी वो काफी अच्छी है, सो देन इट कैन बी इजिली यूज बोरोड फंड। अब इस कंडीशन में अगर आपकी फाइनेंस कंडीशन अच्छी है कंपनी की, तो आप इजिली बोरोड फंड यूज कर सकते हो और इंटरेस्ट पे कर सकते हो टाइम पे। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मेरे पास कहीं से बहुत अच्छे तरीके से पैसा आ रहा है रिटर्न में कहीं ना कहीं से, और मैंने कहीं से लोन ले लिया, तो वो जो रिटर्न आ रहा है मेरे पास ऑलरेडी, तो मैं आराम से लोन भुगता दूंगी इस तरीके से, है ना। अगला देखो, कंट्रोल कंसिडरेशंस। अब यहाँ पे क्या होता है, इन केस
the existing shareholder want to keep the complete control of business, then finance can be raised through borrowed fund. अगर जो अभी शेयर होल्डर है जो है आपकी कंपनी के, वो ये चाहते हैं कि ठीक है भाई हम इसी कंपनी में टिक के रखेंगे, इसी कंपनी में हम पैसा और लगाए जाएंगे, तब तो आप आराम से बोरोड फंड को रेज कर सकते हो, है ना। और इस तरीके से तो यहाँ पर आपको कंट्रोल कंसिडरेशंस भी देखने हैं। लेकिन अगर वो कह देते हैं कि नहीं हम इस कंपनी में और नहीं रुकना चाहते या फिर और पैसा नहीं लगाना चाहते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्विटी कैन बी यूज फॉर रेजिंग फंड, देन हमें ओनर्स फंड का यूज करना पड़ेगा, है ना। अब आगे देखो स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट्स। अब कैपिटल मार्केट की भी स्टेट होती है, कभी बूम होता है तो फाइनेंस मतलब इकोनॉमी जो पीक पे जाती है तो हम फाइनेंस कभी भी लाइक इशू करवा सकते हैं। लेकिन अगर हमारी इकोनॉमी डिप्रेशन में मतलब बहुत ही मंदा जा रहा है, तब तो हम अपने फाइनेंस को डेब्ट उधारी पे ले सकते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा, मतलब उधार पे ले सकते हैं लोन की फॉर्म में। और अगर बूम है तो हम शेयर्स की फॉर्म में ले सकते हैं, है ना। पीरियड ऑफ फाइनेंस, अगर हमें इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो हम लॉन्ग टाइम के लिए कर सकते हैं, और मीडियम टाइम रिक्वायरमेंट के लिए हम प्रेफरेंस शेयर्स या फिर डिबेंचर्स यूज कर सकते हैं। ओके, अब हमें लास्ट डिसीजन पढ़ना है, वो है डिविडेंड डिसीजन। नाउ डिविडेंड डिसीजन, अब ये कौन सा होता है यहाँ पर। अब मैं आपसे पूछूंगी डिविडेंड क्या होता है, तो आप बताओ। डिविडेंड एक ऐसा प्रोपोर्शन है डिविजिबल प्रॉफिट का दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओनर्स या फिर शेयर होल्डर्स। इट रिजल्ट इन करंट इनकम ऑफ द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स जो हैं, जो कि किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, तो उनको रिटर्न में डिविडेंड मिलता है। अब डिविडेंड क्या होता है, जो प्रॉफिट कंपनी को होते हैं उनमें से एक पार्ट जो है वो डिविडेंड के लिए निकाला जाता है। मान लो एक कंपनी है एबीसी, उसे इतना प्रॉफिट हो गया, इतने प्रॉफिट में से उसने इतना पार्ट जो है वो डिविडेंड के लिए निकाल दिया, और वो डिविडेंड किसको मिलेगा, जिन्होंने उस कंपनी एबीसी के शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है। अब रिटेन्ड अर्निंग्स कौन सी होती है, रिटेन्ड अर्निंग्स यानी कि जो उसका एबीसी कंपनी को इतना प्रॉफिट हुआ था उसमें से इतना उसने डिविडेंड के लिए निकाल लिया, इतना उसने रिटेन्ड अर्निंग्स के लिए रख लिया। अब ये जो रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं वो भी प्रॉफिट का एक पार्ट होती है। वो इसलिए रखी जाती है, कंपनी अपने पास वो इसलिए रखती है ताकि उसे बिजनेस में जब आगे जाके फ्यूचर में री इन्वेस्ट करना होता है तब वो उस रिटेन अर्निंग को यूज कर लेती है। अब डिविडेंड डिसीजन क्या होता है, वेदर टू डिस्ट्रीब्यूट अर्निंग टू द शेयर होल्डर एज डिविडेंड और रिटेन अर्निंग टू द फाइनेंस फॉर द लॉन्ग टर्म ऑफ द प्रॉफिट। तो कंपनी ये सोचती है कि भाई जितना में प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट में से हमें जो शेयर होल्डर है उनको डिविडेंड बांटना चाहिए, या फिर हमें उस प्रॉफिट को रिटेन अर्निंग की तरह यूज करना चाहिए ताकि हमारी फर्म को लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हो। मस्ट बी डन कीपिंग इन माइंड द फर्म ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर वेल्थ। ये जो डिसीजन है, ये एक चीज दिमाग में रखनी चाहिए कि कंपनी के जो शेयर्स हैं वो शेयर होल्डर्स ने बड़े मन से लिए हैं। उन शेयर होल्डर्स का यही मकसद रहता है कि भाई आगे जाके हमारी इनकम अच्छी हो। अगर कंपनी उनको डिविडेंड देती है तो उसी कंपनी की जो वैल्यू है वो और ज्यादा बढ़ेगी। तो इसलिए कंपनी को बहुत सोच समझ के ये फैसला लेना चाहिए डिविडेंड का, कि उसे डिविडेंड देना है या फिर रिटेन अर्निंग्स रखनी है, इस तरीके से। लेकिन कंपनी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से डिविडेंड डिसीजन को हम देख सकते हैं। एक तो सबसे पहले अर्निंग्स, अगर कंपनी की अर्निंग बहुत हाई है, स्टेबल है, तो उसे जो है डिविडेंड को डिक्लेयर कर देना चाहिए कि भाई हम डिविडेंड आपको देंगे, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, अब क्या होता है यहाँ पर कंपनीज जो है स्टेबल डिविडेंड की पॉलिसी को फॉलो करती है। अब यह क्या होता है, द डिविडेंड पर शेयर इज नॉट अल्टर्ड एंड चेंज इन केस ऑफ अर्निंग चेंज बाय स्मॉल प्रोपोर्शन। मान लो अर्निंग जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई एक कंपनी की, तो क्या करती है पहले से डिविडेंड स्टेबल रखती है कि भाई कितनी बढ़े कितनी घटे हम डिविडेंड इतना तो देंगे ही देंगे। अर्निंग्स जो है वो बढ़ेंगी तो कंपनी का ही फायदा, उसकी रिटेन अर्निंग ज्यादा होंगी। अगर कंपनी की थोड़ी घटेंगी तब भी वो डिविडेंड जो है वो इतना दे सकते हैं कि उसे इतना मतलब वो दे पाएगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड है, वो पहले ही डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं कि हम इतना देंगे, वो अर्निंग्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कंपनी की, है ना। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, अब क्या होगा, इन केस देयर इज अ ग्रोथ प्रोस्पेक्टस फॉर द कंपनी नियर फ्यूचर इट विल रिटेन इट्स अर्निंग। अगर ऐसा होगा कि कंपनी को फ्यूचर में ग्रोथ करनी है तो वो अपनी अर्निंग्स को रिटेन कर लेगी, नहीं तो फिर, और अगर उसे लाइक फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है, ग्रोथ करनी है, तो या तो वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी, और करेगी भी तो बहुत कम करेगी। कैश फ्लो पोजीशन, अब डिविडेंड जो है इसका क्या मतलब है कि कैश का आउटफ्लो होगा कंपनी में से, तो इसका मतलब कंपनी के पास ज्यादा कैश नहीं बचेगा। ओके, अब आगे देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स।
अब डिविडेंड जो है वो क्या होता है कि कंपनी में से कैश जाएगा, तो उस कैश को बाहर भेजने के लिए भी तो हमारे पास कैश होना चाहिए, एडिक्वेट कैश होना चाहिए। तो इसलिए डिक्लेयर करने से पहले कि हम आपको डिविडेंड देंगे उससे पहले आप कैश जमा कर लो, क्योंकि आउटफ्लो होने वाला है। प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स, वाइल डिसाइडिंग अबाउट डिविडेंड, डिविडेंड को डिसाइड करने से पहले जो शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस है उसको पहले जान लेना चाहिए कि वो लेना चाहते हैं डिविडेंड या नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है। टैक्सेशन पॉलिसी, अब यहाँ पर क्या होता है, कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय इट। अब कंपनी को जो है टैक्स भी देना पड़ता है, साथ के साथ डिविडेंड भी देना पड़ता है। अगर डिविडेंड के ऊपर टैक्स हायर होगा तो कंपनी जो है डिविडेंड थोड़ा सा कम देगी शेयर होल्डर्स को, ठीक है। और अगर टैक्स रेट लो होंगे तो ज्यादा डिविडेंड बटेंगे, ओके। इशू ऑफ बोनस शेयर्स, शेयर्स, अब कंपनी जिसके पास बहुत ज़्यादा रिजर्व है तो कभी कभी बोनस शेयर्स को भी इशू कर देती है ताकि वो अपना कैपिटल जो है बढ़ा सके और रेपुटेशन भी बढ़ा सके। अगला है आपका लीगल कंस्ट्रेंट। लीगल कंस्ट्रेंट में क्या होता है, अंडर प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग सारी अर्निंग्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जा सकती, कंपनी को रिजर्व्स भी बनाने पड़ेंगे, और दिस लिमिट द कैपेसिटी ऑफ कंपनी टू डिक्लेयर रिजर्व, टू डिक्लेयर डिविडेंड। अब एक कंपनी को मान लो डिविडेंड को डिक्लेयर करना है तो उसे सबसे पहले एक एक्ट के तहत, कंपनीज एक्ट के तहत रिजर्व्स भी रखने हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स भी रखनी है, तब अगर कुछ बचा तो ही जाके डिविडेंड डिक्लेयर होगा। इसलिए जो डिविडेंड है वो थोड़ा ही कंपनी दे पाती है। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, अब हमारे तीनों डिसीजन खत्म, अगला टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है ये देख लेते हैं। होता है ये एक ब्लूप्रिंट होता है, फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ अ कंपनी की, कंपनी पहले ही डिसाइड कर लेती है कि भाई कौन सा सोर्स से हमें पैसा उठाना है, कौन से नहीं, इसके अंदर कम रिस्क है, इसके अंदर ज्यादा रिस्क है, तो वो चूज करना कि भाई हमें पैसा कहाँ से उठाना है, उसके ऊपर हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कितना डिविडेंड देना पड़ेगा, कैसे कैसे क्या होगा, सब कुछ फाइनेंशियली एक प्लान बना लेते हैं, उसे हम फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। अब भाई फाइनेंशियल प्लानिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, सबसे पहले तो ये है कि टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, सबसे पहले तो कि हमारी कंपनी के पास फंड्स होने चाहिए ताकि हमारी कंपनी के जो अलग अलग प्रोसेस पर्पसेस है वो हो जाए पूरे, ठीक है। एस्टिमेट द टाइम एट विच दीज फंड्स नीड टू बी अवेलेबल, और टाइम को देखना चाहिए कि भाई हमें पैसे की जरूरत एक्चुअल में कब कब है ना, और कहाँ कहाँ से हम ये फंड्स को उठाएंगे, ठीक है। और कभी कभी ये भी देखना चाहिए कि फर्म्स जो है बेकार में ही पैसे तो नहीं उठा रही, कहीं बेफालतू में लोन ले रही हो, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ द फंड का क्या मतलब होता है, अगर मान लो कंपनी के पास कम पैसा है तो वो पेमेंट नहीं दे पाएगी, और ज्यादा पैसा है तो उसे ज्यादा लोन लेने की जरूरत नहीं है, अगर वो लोन ले लेगी उसके पास एक्सेस में तो पैसा पड़ा ही हुआ है, अगर फिर भी वो लोन ले लेती है तो वो उसके और ज्यादा लागत बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी। इंपॉर्टेंस उसके प्रोडक्ट्स की है ना। अब फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है कि सही टाइम पे हमारे पास एडिक्वेट फंड्स हो, एक कंपनी को ये देख लेना चाहिए कि उसे बेफालतू में पैसा इशू नहीं करना चाहिए, मतलब पैसा को कहीं से लेके नहीं आना, कहीं से एक्वायर नहीं करना चाहिए, है ना। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो हैं वो उसको बनाने चाहिए कंपनी को फाइनेंस के रिलेटेड। इट रिजल्ट्स इन प्रिपरेशन ऑफ प्लान, फ्यूचर के लिए प्लान्स को प्रिपेयर करना ताकि हर प्रोजेक्ट स्मूथली हो जाए, और इनफ्लो और आउटफ्लो फंड्स के बीच में एक बैलेंस बना के रखना, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग का एक ऑब्जेक्टिव है या फिर इंपॉर्टेंस है। और फाइनेंशियल कंट्रोल रखता है, ये कौन रखता है, फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है, एक कंट्रोल रखता है ताकि सारे फंड्स जो है उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन हो जाए फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ। तो ये था फाइनेंशियल प्लानिंग। अब हम पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल इन द सेंस कि कंपनी में कितना पैसा लगाया गया है कंपनी को उठाने के लिए। अब ओनरशिप के आधार पर फंड्स कौन कौन से होते हैं, ओनर फंड होते हैं और बोरोड फंड होते हैं, ये मैं आपको चैप्टर 7 में पढ़ा चुकी हूँ। अब ओनर फंड का फॉर्मूला देख लो, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस रिटेन्ड अर्निंग, और इसको मिला के हम ओनर्स फंड को हम इक्विटी भी कह देते हैं, ठीक है। और बोरोड फंड्स को हम डेप्ट भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, लोन प्लस डिबेंचर्स प्लस पब्लिक डिपॉजिट्स, ठीक है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, द मिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स, की जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं उनका मिक्स करने पे हमें क्या मिलता है, कैपिटल स्ट्रक्चर, ओके। अब रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट और इक्विटी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। अब क्या होता है, जैसे मैंने बोला कैपिटल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू द मिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ द फंड्स। इसमें क्या होता है कि जो अपने शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट, आपने पब्लिक से पैसा लिया है, लोगों से पैसा लिया है, शेयर्स की फॉर्म में, डिबेंचर्स की फॉर्म में, पब्लिक डिपॉजिट की फॉर्म में, या फिर फाइनेंस कॉर्पोरेशन या फिर बैंक से आपने जो लोन लिया है, उनको हम लंबे टाइम के लिए ले रहे हैं, तो उसको हम अच्छे से मिक्सअप कर ले
कि कितना पैसा हमें शेयर से लेना है, कितना पैसा हमें डिबेंचर से मंगाना है, ठीक है। तो हम ये जो डेब्ट है और ये जो इक्विटी है, इनका हम अच्छे से प्रपोर्शन डिसाइड कर ले कि हमें कहाँ से पैसा उठाना है ना। अब कॉस्ट एंड रिस्क देखेंगे कि डेब्ट और इक्विटी में कितना कॉस्ट लगता है, कितना रिस्क लगता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी कि अगर हम डिबेंचर्स या फिर हम यानी कि अगर हम लोन लेते हैं, डिबेंचर्स लेते हैं या फिर पब्लिक डिपॉजिट से पैसा उठाते हैं, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डेब्ट बहुत कम होता है। लेकिन अगर हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी देख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी कि अगर हम कहीं से शेयर्स इशू करवाते हैं या फिर रिटेन अर्निंग रखते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस रखते हैं, तो वहां पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा होती है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस वगैरह छपवाना होता है। लोन अगर आप कहीं से ले रहे हो तो प्रोस्पेक्टस छपाओगे नहीं ना, लेकिन इक्विटी में आपको प्रोस्पेक्टस वगैरह शेयर करवाने मतलब छपवाने पड़ेंगे, और उसके बाद ब्रोकर्स अंडरराइटर्स हायर करने पड़ेंगे। तो कॉस्ट इक्विटी की ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो है वो कम है, ठीक है। अब लेकिन जो डेब्ट होता है वो ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत ज्यादा लोन लाइक इंटरेस्ट देना पड़ता है, प्रिंसिपल अमाउंट भी देना पड़ता है। और इक्विटी में आपको कम इंटरेस्ट देना पड़ता है, मर्जी भी है कि आप डिविडेंड दोगे या नहीं दोगे, और इसमें आपको जरूरी नहीं है कि जितना पैसा लगाया गया है उतना ही पैसा आप दोगे प्रिंसिपल का, तो इसलिए रिस्क इसके अंदर कम है, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ डेब्ट जैसे कि कम है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा है, और जो रिस्क है वो डेब्ट में ज्यादा है, इक्विटी में कम रिस्क है ना। अब लेंडर अर्न्स एन एश्योर्ड इंटरेस्ट इन रिपेमेंट ऑफ द कैपिटल। अब क्या होता है, जो लेंडर होते हैं, जो मतलब पैसा देने वाले होते हैं, वो बहुत अच्छे से इंटरेस्ट भी लेते हैं, और कैपिटल जो उनका प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी वो उनको मिल जाता है। अब जो डेप्ट के ऊपर इंटरेस्ट होता है, यानी कि मान लो अगर आपने डिबेंचर्स इशू मतलब लिए हैं कहीं से, पब्लिक डिपॉजिट लिया है या फिर लोन लिया है, तो तब आपको जो है टैक्स नहीं देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इक्विटी इशू करते हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट के बाद, ओके, डिविडेंड्स। अब यहाँ पर क्या होता है, डेब्ट ज़्यादा रिस्की है, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। इस डेब्ट में आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी देना पड़ेगा और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट भी करनी पड़ेगी, है ना। और इससे क्या होता है, इट में लेड टू लिक्विडेशन। अब ये लिक्विडेशन क्या होता है, कभी कभी कर्जा उतारने के लिए, लोन उतारने के लिए आपको खुद के बिजनेस की एसेट्स भी बेचनी पड़ जाती है, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट, और मान लो अगर इक्विटी से पैसा उठाया तो उसमें आप दो या ना दो वो आपकी मर्जी है, ओके। तभी तो शेयर मार्केट कभी डूब जाती है, कभी उठ जाती है, इस तरीके से। कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट बोथ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल रिस्क फेस बाय द बिजनेस। अब कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इफेक्ट डालता है और रिस्क पे भी इफेक्ट डालता है ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे करना चाहिए कि हमें डेब्ट और इक्विटी का अच्छा सा कॉम्बिनेशन करना चाहिए, ताकि जो हमारे शेयर्स की वैल्यू है वो भी बढ़ जाए और हम इजीली लोन रिपेमेंट कर दें, है ना। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से हम कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो जिसके ऊपर अफेक्ट पड़ता है कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। अब एक सिंपल सी डेफिनेशन कैपिटल स्ट्रक्चर की, कि हम कितने इक्विटी सोर्सेज को यूज करें और कितने डेब्ट सोर्सेज को यूज करें, ताकि हमारी जो बिजनेस के ऑपरेशन है वो चलते जाए, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, है ना। अब सबसे पहले तो कैश फ्लो पोजीशन, ये तो मैं आपको पढ़ाती आ रही हूँ, कि कैश फ्लो चेक कर लो कि कहाँ शेयर्स जब हम इश्यू करेंगे तो उसमें ज्यादा पैसा जाएगा, इतना पैसा आएगा, और डिबेंचर्स का देख लो कितना ज्यादा पैसा जाएगा, इतना ज्यादा पैसा आएगा। तो कैश फ्लो देख लो और तब जाके आप चूज करो, ठीक है। और उसके बाद देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में क्या होता है, हायर द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलो, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। ईबीआईटी क्या होता है, इंटरेस्ट अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, की टैक्स और इंटरेस्ट देने से पहले आपकी क्या अर्निंग है उसको डिवाइड कर दो इंटरेस्ट से। सो जितना ज्यादा आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आएगा उतना कम आपका कंपनी का रिस्क होगा, है ना। उतना ज्यादा कम आपकी कंपनी का रिस्क होगा कि आप पेमेंट जो है वो आराम से दे सकते हो, इतना ज्यादा हाई रिस्क नहीं है। और अगर लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आए तो आप डेब्ट जो है वो नहीं ले सकते हो, इस तरीके से। और देखो डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंडिचर प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस रिपेमेंट ऑब्लिगेशन। अगर डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो ज्यादा होगा तो इसका क्या मतलब है कि आप डेब्ट को ले सकते हो, उधारी पे पैसा ले सकते हो। अगर कम होगा तो फिर आप नहीं ले सकते हो, ओके।
उसके बाद क्या होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इसमें क्या होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में, अगर आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी का हायर होगा तो कंपनी जो है इक्विटी शेयर्स को ट्रेड कर सकती है ना, टू इंक्रीज द ईपीएस, ताकि वो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम को इशू कर सके। दैट इज इट्स एबिलिटी टू यूज डेब्ट इज ग्रेटर। इसका मतलब अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका ज्यादा है तो इसका क्या मतलब होगा कि आप जो है इतना आराम से कर्जा उधार पे ले सकते हो, उसको यूज कर सकते हो और उसको रिटर्न कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ डेब्ट, ज्यादा अगर डेब्ट होगा ज्यादा डेब्ट ले सकते हैं अगर डिबेंचर्स की जो, अगर डेब्ट की जो कॉस्ट है वो लो होगी। अगर आपको सस्ते दाम पे लोन मिल रहा है, यानी कि डेब्ट मिल रहा है, तो तभी तो आप ज्यादा लोन ले पाओगे। अब यहाँ पर देखो टैक्स रेट, अ हायर टैक्स रेट मेक डेब्ट चीपर। अगर ज्यादा टैक्स रेट होगा ना तो डेब्ट को चीपर बनाएगा, जिससे कि कंपनी का जो ध्यान है वो इक्विटी से हटकर डेब्ट के ऊपर चला जाएगा। ओके। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, व्हेन द कंपनी यूजेस मोर डेब्ट, अगर कंपनी जो है वो ज्यादा उधार यूज कर लेती है तो फाइनेंशियल रिस्क जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज्यादा हो जाता है कि अब कंपनी तो डेब्ट यूज कर लेगी जो उसने दूसरे सोर्सेज से लिया हुआ है, हमें तो डिविडेंड भी नहीं देगी। तो इससे क्या होता है, सो देयर डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीजेस। तो इससे क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाने की कोशिश करते हैं कंपनी में, है ना। अगर डेब्ट, इफ डेब्ट इज यूज पॉइंट अप बियॉन्ड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी में गो अप शार्पली। अगर जो डेब्ट है वो बहुत हद तक यूज करने लग गई कंपनी, तो जो इक्विटी शेयर्स की जो लाइक वैल्यू है वो बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर्स वालों को तो ये लगेगा कि हमारे तो पैसा यूज ही नहीं कर रहे, अब हमें फायदा कैसे होगा, तो फटाफट से अपने जो जितना ज्यादा पैसा है उतना कंपनी को दे दो, ठीक है। और शेयर प्राइस जो है वो कम हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज ईपीएस, और शेयर प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर आप पब्लिक से पैसा मांग रहे हो तो उसकी जो फ्लोटेशन कॉस्ट होगी वो ज्यादा होगी, वो फ्लोटेशन कॉस्ट मैं ऊपर पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। और लोन अगर आप लोगे तो उसकी फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा नहीं होती है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट जो है उसकी वजह से भी आप देखोगे कि आपको डेप्ट में पैसा लगाना है या फिर इक्विटी में पैसा लगाना है ना, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके। अब रिस्क कंसिडरेशन क्या होता है, जो बिजनेस का पूरा रिस्क होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, बिजनेस के रिस्क के ऊपर और फाइनेंस के रिस्क के ऊपर, है ना। अगर एक फर्म का बिजनेस रिस्क कम है, मतलब बिजनेस को इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो इसका मतलब वो ज्यादा पैसे उधार पे ले सकती है, एंड वाइस वर्सा। फ्लेक्सिबिलिटी, अगर इफ अ फर्म यूजेस इट्स डेब्ट पोटेंशियल इट लूजेस द फ्लेक्सिबिलिटी टू यूज मोर डेब्ट। अगर कंपनी जो है वो ज्यादा डेब्ट को यूज करती रहती है तो वो और ज्यादा उधार पे पैसा नहीं ले पाती है बेसिकली, है ना। अगर फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करनी है तो एक कंपनी को सारे सर्कमस्टेंसेस को देखना चाहिए और उसे डेब्ट भी लेना चाहिए और इक्विटी भी लेना चाहिए। तो इस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी बना के रखनी चाहिए। कंट्रोल, डेब्ट नॉर्मली डज नॉट कॉल, अगर आप डेब्ट लेते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो आपकी कंपनी बिल्कुल ही डूब जाएगी, किसी ना किसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अगर कंट्रोल रखना है, क्योंकि जैसे मान लो शेयर होल्डर्स होते हैं वो आपके कंपनी के शेयर्स लेते हैं तो वो ओनर ही बन जाते हैं एक तरीके से, ठीक है। उसमें फिर आपका कंट्रोल जो है वो कम हो जाता है क्योंकि वो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको कंट्रोल रखना है तो इसलिए आपको डेब्ट जो है वो इशू करवाना चाहिए। ओके। तो इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो। अब हमारे पास दो टॉपिक रह गए, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, जो कि बहुत ईजी है, वो अब हम पढ़ेंगे। अब फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, देखो अगर हम लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो होती है फिक्स्ड कैपिटल। अगर आप फिक्स्ड एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो लंबे टाइम के लिए कर रहे हो, जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, बिल्डिंग खरीदना हो गया, इस तरीके से, इससे आप लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल से फाइनेंस कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास लंबे टाइम के लिए कोई पैसा है तो उसके थ्रू आप फिक्स्ड कैपिटल को खरीद सकते हो, मतलब फिक्स्ड एसेट्स को खरीद सकते हो। अब अगर आपको फिक्स्ड कैपिटल के रिगार्डिंग कोई डिसीजन लेना है, इसका मतलब आपको बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे, और ये जो है वो नॉन रिवर्सेबल है, मतलब कि आपको अगर इसमें आपने एक बार पैसे लगा लिया तो आप जो है वो इसे रिवर्स नहीं कर सकते हो, है ना। और आपके हैवी लॉसेस भी नहीं होंगे इस तरीके से। अब आप फिक्स्ड कैपिटल को कैसे कैसे मतलब उसकी क्यों रिक्वायरमेंट होती है फिक्स्ड कैपिटल की। एक तो बिजनेस का नेचर देखो, ठीक है। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब आप कुछ चीजें बनाते हो, तो आपको फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी खरीदने में, और इस तरीके से, ठीक है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर आपका लार्ज स्केल बिजनेस है तो भी आपको फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर बहुत बड़ा स्टील एंटरप्राइज है जैसे कि टिस्को, तो उसको ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे प्लांट एंड मशीनरी में, रेदर देन
छोटे वाला स्टील प्लांट। चॉइस ऑफ टेक्निक, आप ज़्यादा लेबर वाली टेक्निक को यूज़ करते हो या फिर कैपिटल इंटेंसिव यूज़ करते हो, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मशीन्स वगैरह यूज़ करते हो या फिर लेबर ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। तो अगर आप मशीन्स वगैरह यूज़ करते हो यानी कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हो, तो आपको प्लांट एंड मशीनरी में ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो तो ज़्यादा फिक्स कैपिटल में पैसा लगेगा। ग्रोथ अगर करवानी है तो ज़्यादा फिक्स कैपिटल आपको लगेंगे। डाइवर्सिफिकेशन, आपको अलग अलग जगह डाइवर्सिफाई होना है तो आपको और प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, मतलब फिक्स कैपिटल में आपको और ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अगर कोई ऐसी फर्म है जो कि होलसेलर एंड रिटेलर्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल करती है, तब आपको कम पैसे लगाने पड़ेंगे या फिर फिक्स कैपिटल लगानी पड़ेगी। कोलैबोरेशन, अगर कंपनीज अंडर कोलैबोरेशन है, मतलब कोई जॉइंट वेंचर कर रही है कोई कंपनी, तो उसको कम फिक्स कैपिटल देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारा शेयरिंग से काम हो जाता है। नाउ द लास्ट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? ये एक ऐसा पैसा होता है, एक ऐसी कैपिटल होती है जो कि बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज में काम आती है, ठीक है। जैसे कि पेटी एक्सपेंसेस हो गए, मतलब छोटे छोटे एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। या फिर आपको कैश सिर्फ एक साल के अंदर अंदर कन्वर्ट करवाना है, कैश सिर्फ एक साल के अंदर अंदर के लिए चाहिए आपको, तो होता है वर्किंग कैपिटल, है ना। अब वर्किंग कैपिटल दो टाइप की है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। अगर आप करंट एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो होती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और अगर आप वेयर इज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, और आपकी ज्यादा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज कम है, तो उसे हम कहते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है, ये आपने पढ़ा होगा अपने अकाउंट्स में, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल के बारे में, है ना। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि आपको वर्किंग कैपिटल में ध्यान रखना है? देखो, वर्किंग कैपिटल बेसिकली आप ये लगा लो कि किसी भी बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज को चलाने के लिए पैसा जो चाहिए होता है, उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। जैसे कि लेबर की सैलरी देना, या फिर आप लगा सकते हो कि रॉ मटेरियल खरीदना, बिजली पानी का बिल देना, इस तरीके से। सबसे पहले नेचर ऑफ द बिजनेस, ये ऊपर वाले ही आ जाएंगे, है ना। अगर आपका जो बिजनेस है ट्रेडिंग वाला है, मतलब खरीदने बेचने, मतलब बाइंग एंड सेलिंग का है, तो आपको कम लाइक वर्किंग कैपिटल चाहिए। अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो ज़्यादा आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। से स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर ज़्यादा स्केल है तो ज़्यादा पैसा लगेगा, अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो कम वर्किंग कैपिटल लगेगी। बिजनेस साइकिल, अगर बूम है तो आपको प्रोडक्शन ज़्यादा करनी पड़ेगी, मतलब अगर इकोनॉमी काफ़ी अच्छी चल रही है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाना पड़ेगा, तब उसमें वर्किंग कैपिटल आपको ज़्यादा चाहिए। डिप्रेशन में तो आपको कम ज़्यादा सामान बनाने की जरूरत नहीं, तो कम वर्किंग कैपिटल भी कम लगेगी। सीजनल फैक्टर, अगर कोई पीक वाला सीजन आ जाता है तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, क्योंकि ज़्यादा आपको प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, है ना। और क्रेडिट अलाउड, अगर मान लो आप उधारी पे सामान दे देते हो अपना, तो आपको उस केस में ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और क्रेडिट अवेल्ड, अगर फर्म जो है रॉ मटेरियल क्रेडिट पे उठा सकते किसी सप्लायर से, तो उसको लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए। इन्फ्लेशन, अब यहाँ पर देखो प्राइस लेवल में चेंजेस आते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इन्फ्लेशन का टाइम है तो रॉ मटेरियल वेजेस जो है उसमें भी मतलब बढ़ोतरी होगी, मतलब महंगाई बढ़ गई तो उसमें भी वेजेस भी महंगी होंगी और रॉ मटेरियल भी महंगा होगा, तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। और ऑपरेशन साइकिल एंड टर्नओवर ऑफ वर्किंग कैपिटल, इसमें क्या होता है? टर्नओवर का क्या मतलब होता है? स्पीड इन विच वर्किंग कैपिटल इज कन्वर्टेड इनटू कैश विद द सेल ऑफ गुड्स। यानी कि टर्नओवर मतलब कि कितना वर्किंग कैपिटल्स कितनी जल्दी आपके कैश में बदल जाती हैं, उसको हम टर्नओवर कहते हैं। अगर ज़्यादा स्पीड से हो जाती है तो आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगी। तो इस तरीके से हमारे जो चैप्टर है वो फाइनली खत्म होता है। थोड़ी सी फाइनेंशियल नॉलेज इसमें हमें चाहिए होती है बट अगर आप इसको थोड़ा अच्छे से समझ लोगे तो ये इजी है, ज़्यादा वैसा चैप्टर नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरे पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा, चैप्टर भी आपको सही लगा होगा। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना, वीडियो भी अच्छी लगी होगी आई होप। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।